वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द क्लास। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ठीक है, इसी का दूसरा नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्योंकि बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन हैं वो कांस्टेंट प्रेशर में होते हैं। एनर्जी अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन इज कॉल्ड इंथैल्पी बोला जाता है उसको। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म द गैसियस कैटायन। एक आइसोलेटेड, बिल्कुल एक जो एटम है दूसरे एटम की इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। एक जो आइसोलेटेड एटम है उस आइसोलेटेड एटम में से जो इलेक्ट्रॉन को निकालना है उसी का नाम है आयोनाइजेशन। जैसे एटम ए है, मान लीजिए ये गैसियस फेज में है, तो इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो ए प्लस बन गया, कैटायन बन गया यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। श्योर अबाउट दैट? तो उसको रिपीट कर लेते हैं। ये एनर्जी की वो रिक्वायरमेंट है, याद रखिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी या एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड एनर्जी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप बोल सकते हैं आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर? सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the most loosely bound valence electron from a gaseous atom to form the gaseous cation। अब जैसे इसमें देखिए आप लोग, सोडियम गैसियस एटम है यहाँ पर, और उस गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया है। ठीक है ना? ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है यहाँ पर, ठीक है बेटे, दैट इज कॉल्ड आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो है ये गैसियस कैटायन आ गया, गैसियस कैटायन आ गया। आर यू श्योर? अब उसके बाद क्या बोल रहा है? कह रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयन इज कॉल्ड एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। कि अगर आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना तो बोलेंगे फर्स्ट आईई या फर्स्ट आईपी। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना तो बोलेंगे सेकंड आईई या सेकंड आईपी। तो जैसे जैसे आप निकाल देंगे उसको बोलेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे? सक्सेसिव आयोनाइजेशन। और उस स्टेप में जो एनर्जी चाहिए होगी उसको बोलेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे अब एग्जांपल क्या है? मैग्नीशियम जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है और Mg+1 बन गया, तो ये बन गया मैग्नीशियम यूनी पॉजिटिव। मैग्नीशियम का ऐसा आयन जिस पर यूनिट एक प्लस की फॉर्म है। फिर वो जो यूनिट मैग्नीशियम कैटायन है उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर आया है बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मैग्नीशियम का डाई पॉजिटिव कैटायन। ठीक है बेटे? तो ये क्या है? ये है फर्स्ट आईई, ये है सेकंड आईई। तो क्या बोलेंगे आप? IE1 IE2। तो जो IE2 है वो IE1 से ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है? जब एटम होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, लेकिन जब वो कैटायन बन जाएगा तो कैटायन में क्या होगा? एक तो साइज स्मॉलर हो जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो स्मॉलर साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, उससे क्या होता है? रिक्वायर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब आप थर्ड स्टेप में देखिए, नेक्स्ट में क्या है? एल्युमिनियम का एटम है। एल्युमिनियम के एटम ने पहले क्या किया? पहला इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो ये बन गया एल्युमिनियम का यूनी पॉजिटिव कैटायन। फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ? जो एल्युमिनियम का यूनी पॉजिटिव कैटायन है उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो क्या बन गया? वो एल्युमिनियम का डाई पॉजिटिव कैटायन। फिर एल्युमिनियम के डाई पॉजिटिव कैटायन से तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, तो क्या बन गया? वो
वो बन गया ट्राई पॉजिटिव एल्यूमिनियम कैटायन। तो चाहे Mg2+ है, चाहे Al2+3+ है, their electronic configuration is equal to the their nearest noble gas। जैसे Mg2+ है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, Al3+ है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, ये नियॉन के कन्फिग्रेशन के इक्वल है। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो IE3 है ग्रेटर देन IE2 होगा, ग्रेटर देन IE1 होगा। रीजन क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। फिर क्या बोल रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी इफ सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन इट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आप एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देंगे, पोटेंशियल देंगे, वोल्टेज देंगे, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन आप पोटेंशियल बोल दीजिए, आप हीट दे दीजिए, आप एनर्जी बोल दीजिए, आपको एनर्जी देनी ही है बाहर से इन ऑर्डर टू आयोनाइज द गैसियस एटम और गैसियस कैटायन। अब क्या बोल रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, तो क्या बोल रहा है, वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ 1 मोल ऑफ isolated gaseous atom of an element is called what, is called ionization potential। the ionization is an एंडरगोनिक, इसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक, क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस। फिर क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव डायरेक्टली फ्रॉम एन एटम इन सॉलिड स्टेट। तो ये नहीं कि सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यू हैव टू मेक इट टू ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर फेज। फॉर दिस पर्पस द सॉलिड स्टेट is converted to gaseous state। The energy required for this step is called sublimation energy। क्या बोलेंगे उसको, sublimation energy। क्लियर। जैसे सोडियम है, ये सॉलिड स्टेट में है, इसको आपने सबलाइम करके सोडियम गैस पे बना दिया, फिर उसके बाद इसको आयोनाइज करेंगे सोडियम गैस से सोडियम कैटायन, दैट इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन। फिर क्या बोल रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इनटू मोनो पॉजिटिव इज कॉल्ड फर्स्ट IE और फर्स्ट IP। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो बोलेंगे फर्स्ट IE है या फर्स्ट IP है, उसी तरह दूसरा निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, सेकेंड IP है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए मोनो पॉजिटिव कैटायन टू ए डाई पॉजिटिव कैटायन इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट IP लेस देन सेकेंड IP लेस देन थर्ड, तो थर्ड IP हाईएस्ट है, बिकॉज एज द इलेक्ट्रॉन गो आउट ऑफ द एटम, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आइटम से बाहर जाएंगे द आयनिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, जो आयनिक साइज है वो डिक्रीज होता है, एंड द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को मैटर करते हैं, तो पहला क्या है, पहला है एटॉमिक साइज। कह रहा है व्हेन द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी लार्ज द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय वीकर अट्रैक्टिव फोर्स, such an electron will be readily removed from the atom, therefore IE is inversely proportional to atomic size। अगर atomic size large होगा, if atomic size is what, if atomic size is large then ionization enthalpy is low। अगर एटॉमिक साइज लार्ज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसलिए क्या होता है,
एज वी मूव डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप डालने पे क्या होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हो गया, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होगी क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा क्वांटम शेल। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे एक्स्ट्रा क्वांटम शेल बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये हमने अलग से टॉपिक पढ़ाया था आपको स्लैटर रूल पे। तो कह रहा है एटॉमिक साइज डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज इफ हाइयर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्गर विल बी द अट्रैक्शन of the nucleus towards the electron of the outermost orbit and higher will be the ionization potential। तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की है। इसका मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना। आर यू श्योर अबाउट दैट? श्योर। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी है। नेक्स्ट है बेटे क्या, शील्डिंग इफेक्ट, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द इंटरनल ऑर्बिट रिपेल द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ड्यू टू विच द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस ऑर्बिट डिक्रीजेज एंड एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एंड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट है। जितना किसी ऑर्बिटल का या शेल का या सब लेवल का शील्डिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है जी, उतना ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। तो एस और पी में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, डी और एफ में शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एस और पी में शील्डिंग इफेक्ट हाई होता है और पी और डी ऑर्बिटल्स में या सब लेवल्स में ये जो शील्डिंग इफेक्ट है स्मॉल होता है। नेक्स्ट बोल रहा है वो स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। कह रहा है जिन एटम्स में या आयंस में P3, D5, F7 और S2, P6, D10, F14, तो जिनमें हाफ फील्ड या फुली फील्ड, P3 हाफ फील्ड है, P6 फुली फील्ड है, D5 हाफ फील्ड है, D10 फुली फील्ड है, F7 क्या है, हाफ फील्ड है और F14 फुली फील्ड है। तो दे हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द अदर्स। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन द पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्री, क्योंकि इनकी एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्री बहुत हाई होती है। तो जिनकी एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्री एनर्जी हाई होती है वो हाईली स्टेबल होते हैं। However, they required greater energy to remove the outermost electron. However, the stability of completely filled orbital is greater than half filled orbital. तो क्या होता है, completely filled orbitals are more stable than half filled orbital than partially filled orbital. नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका नाम क्या है, पेनिट्रेशन पावर। In an atom, the s orbital is nearest to the nucleus in comparison to p, d and f. Therefore, greater energy required to remove the electron from the s orbital than from the p, d, f orbitals. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, पेनिट्रेशन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 5 फैक्टर हो गए हैं, उनको दोबारा से पढ़ना। एक है पेनिट्रेशन पावर, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड completely filled orbitals, that is also called as electronic configuration, shielding effect, effective nuclear charge and atomic size. दोबारा बोल दीजिए, 5 फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन पावर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड एंड completely filled orbitals, or in other words electronic configuration.
So these properties are very important in determining the value of the ionization potential. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है पीरियोडिक टेबल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इनका आपस में क्या संबंध है। कह रहा है इन ए पीरियड द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। अगर आप लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो क्या होगा, जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है जनरली क्या होती है बेटे, जो आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, वो क्या कह रहा है, कह रहा है इन सेकेंड पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरोन। बेरिलियम का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो बोरोन से ज़्यादा है। एंड इन द थर्ड पीरियड ऑल्सो मैग्नीशियम इज हाइयर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ द फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। उसका रीज़न क्या है, उसका दोनों का रीज़न एक ही है, दैट इज़ कॉल्ड एज पेनिट्रेशन पावर। इसको समझते हैं हम। देखिए बोरोन में क्या है, बोरोन के अंदर क्या है, बोरोन के अंदर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, बेरिलियम में 4 है, तो ये है 1s1 2s2 2p1। बेरिलियम में क्या है 1s2 2s2, तो ये 2p इलेक्ट्रॉन है, ये 2s इलेक्ट्रॉन है। तो जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो बेरिलियम की ज़्यादा है कंपैरिजन टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन। ये एक्सेप्शनल केस है। रीज़न क्या है, रीज़न है पेनिट्रेशन पावर। क्या रीज़न है इसका, पेनिट्रेशन पावर। अब ये क्या है, तो ये क्या है, पेनिट्रेशन पावर। बेरिलियम में क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2s में है, किसके अंदर, बेरिलियम में। बोरोन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 2p में। तो क्या है, 2s इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन 2p। बेरिलियम में और बोरोन में साइज का डिफरेंस कुछ नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के नेचर का बहुत फर्क है। 2s ऑर्बिटल्स आर वेरी नियरली टू द न्यूक्लियस और 2p ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्लाइटली अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, इन कंपैरिजन से बोल रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, ड्यू टू द हायर पेनिट्रेशन पावर ऑफ 2s ऑर्बिटल्स द 2s इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मली हेल्ड देन द 2p1। तो यही वजह है IE ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ IE ऑफ बोरोन। इसी पे आगे आए थे, कह रहा है इन द सेकेंड पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो उसका रीजन क्या है, क्या कह रहा है वो, कह रहा है नाइट्रोजन जो है ग्रेटर देन ऑक्सीजन है। उसी तरह क्या है, फास्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर है। रीजन क्या है, नाइट्रोजन के अंदर क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं अभी जाकर। जो नाइट्रोजन है वो है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन क्या है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है उसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ऑक्सीजन के पास क्या है, पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो ड्यू टू द हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन हैज मोर स्टेबिलिटी। उससे क्या होगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन is greater than ionization enthalpy of oxygen. Are you sure about that? Very much sure. Next हमारे पास क्या है, कह रहा है the increasing order of value of IP in the second period is lithium greater than boron greater than beryllium। तो बेरिलियम और बोरोन ने आपस में एक्सचेंज कर लिया प्लेस, और इस तरह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने एक्सचेंज कर लिया, बाकी बनेगा। कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ इन द थर्ड पीरियड क्या आ रहा है,
सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ने अपना प्लेस चेंज कर दिया, वाई? ड्यू टू वही सेम रीजन है, पेनिट्रेशन पावर। उस दिन आप फास्फोरस और सल्फर ने एक्सचेंज कर लिया है, वही सेम रीजन है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। तो फास्फोरस के पास क्या है, हाफ फील्ड, उसमें 3p3 है, सल्फर में 3p4 है, क्लियर ना? ऐसे ही एल्यूमिनियम में क्या है, 3p1 है। तो एल्यूमिनियम में और बोरोन में सेम प्रॉब्लम है, दैट दे हैव आउटर मोस्ट 2p1 एंड 3p1 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। बेरिलियम में क्या है, आउटर मोस्ट 2s2, मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट क्या है, 3s2। तो दैट इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब दोबारा से ये ट्रेंड नोट, ये अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, ये ट्रेंड नंबर 1 है, ये ट्रेंड नंबर 2 है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक्सेप्शन कौन सा है, बोरोन ग्रेटर देन बेरिलियम एंड नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ये 2 एक्सेप्शन है। सेम वही एक्सेप्शन क्या होगा, बोरोन के नीचे क्या है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, और नाइट्रोजन के नीचे क्या है, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन या सल्फर, वही दोनों सेट। श्योर अबाउट दैट? अब क्या बोल रहा है, क्या पीरियोडिक टेबल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कह रहा है इन ए पीरियड। ठीक है बेटे, तो इन ए पीरियड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी नॉर्मली इंक्रीजेस गोइंग लेफ्ट टू राइट बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो इसमें एक्सेप्शनल केस भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कुछ इनर ट्रांजिशन की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वो इनर ट्रांजिशन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, कह रहा है साइज ऑफ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रेटर देन दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज स्मॉलर देन द डी ऑफ ब्लॉक। Due to the almost constant atomic size of F block element, the value of देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ध्यान से पढ़ेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ व्हाट, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्या बोल रहा है, इनर कौन कौन से हैं, 4f और 5f जो सीरीज के एलिमेंट हैं उनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। साइज ऑफ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ड्यू टू द ऑलमोस्ट कांस्टेंट एटॉमिक साइज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द वैल्यू ऑफ देयर आईपी पोटेंशियल रिमेन्स मोर कांस्टेंट देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कि डी ब्लॉक में वेरिएशन ज़्यादा होता है, एफ ब्लॉक में वेरिएशन कम होता है। क्लियर? इन ए ग्रुप, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल नॉर्मली डिक्रीजेज व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट बोथ इंक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, एंड अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो ये 2 चीज़ें रखना, पीरियड में क्या होता है, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में क्या होता है, और ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। श्योर अबाउट दैट? क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट कांस्टेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम फॉर थर्ड ग्रुप। उसका रीजन क्या होता है, पुअर शील्डिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, पुअर शील्डिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। जो बोरोन की एंथैल्पी है वो ग्रेटर देन एल्यूमिनियम है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम की सेम है, जबकि गैलियम की लेस होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीज, लेकिन गैलियम की एंथैल्पी उसके बराबर ही है। तो कारण क्या है उसका, कारण वही है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। गैलियम कम्स आफ्टर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, वो 31 है, उससे पहले 21 से 30 पहली ट्रांजिशन सीरीज है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक वाली। तो आप बोलेंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ
ड्यू टू व्हाट, यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन क्या है, ड्यू टू, आप लिख दीजिए पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ऐसा हो रहा है। ठीक है बेटे। उसी तरह टिन की जो फर्स्ट आईपी है लेस देन आईपी ऑफ लेड है। रीजन क्या है, लेड जो है दे एक्सपीरियंस इनहांस्ड न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बाद आ रहे हैं। तो यही आप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिख लीजिए अपनी नोट्स कॉपी में कि लेड की आईपी टिन से ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि लेड कम्स आफ्टर। अब लेड की कम होनी चाहिए बिकॉज लेड इज डाउन द ग्रुप, लेकिन लेड की ज़्यादा क्यों है, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ द एफ ऑर्बिटल्स। उसी तरह आईपी ऑफ थैलियम इज लेस देन इंडियम, तो यहाँ भी सेम केस है। तो लेड और थैलियम जो यहाँ दोनों केस हैं, इन दोनों केस का एक रीजन है, क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेड की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होनी चाहिए लेकिन वो ज़्यादा है। थैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए लेकिन वो ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या रीज़न है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, वो कह रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो क्या बोल रहा है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव one electron from the outermost orbital of an isolated gaseous atom in its ground state. Ionization energy decreases with increase in atomic size and increase with the increase in nuclear charge. Ionization energy decreases with the increase in inner electrons and increases with the increase in penetration power. Atom which has a more stable configuration has higher value of enthalpy. Ionization energy increases with the increase in atomic number. Ionization energy regularly increases as we move down the group. क्या कर रहा है वो यहाँ पे कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अगर हमारे पास एटॉमिक साइज, दोबारा समझिए, एटॉमिक साइज, पेनिट्रेशन पावर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड और क्या है आपके पास, लास्ट में है शील्डिंग इफेक्ट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एटॉमिक साइज, पेनिट्रेशन पावर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट, ये पांचों के कम्बिनेशन से हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू पे कुछ ना कुछ इनसाइट लुक कर सकते हैं। पांचों के पांचों फैक्टर हर एक एलिमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हर एक केस में कोई एक फैक्टर डोमिनेटिंग करता है। किसी केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन डोमिनेट करेगा, किसी केस में साइज फैक्टर डोमिनेट करेगा, किसी केस में पेनिट्रेशन पावर डोमिनेट करेगा। तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है इन सबका, पांचों का मिलाकर। कोई एक फैक्टर डोमिनेटिंग किसी एक जगह पे होगा, हर जगह पे नहीं होगा। कहीं पर एटॉमिक साइज डोमिनेटिंग हो जाता है, कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डोमिनेटिंग हो जाता है, कहीं पर पेनिट्रेशन पावर डोमिनेटिंग हो जाता है। ये हमने किससे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2-4। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, इंक्रीज करती है, वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो उल्टा क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। अक्रॉस द, अगर हम यहाँ मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे, ये मेटल है और ये नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। श्योर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन ए ग्रुप क्या होता है, इन ए ग्रुप the value of ionization potential decreases down the group because atomic size and shielding effect increases. एक्सेप्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। इन द पीरियोडिक टेबल having the highest value of ionization enthalpy is helium.
जितने भी एलिमेंट नोन है अभी तक, हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल काम है। जो फुली फिल्ड एस और पी ऑर्बिटल हैं उनमें स्टेबिलिटी हाई होती है। इन द पीरियड द एलिमेंट्स हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ आईपी अल्कली मेटल होते हैं। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एक्सेप्ट ए फ्यू एक्सेप्शन आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। उसी तरह से टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनको आपने याद रखना है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है बेटे। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, ग्रुप में डिक्रीज करती है, पीरियड में इंक्रीज करती है। पीरियड में इंक्रीज करती है, ग्रुप में डिक्रीज करती है। ये सिंपल सा पॉइंट आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको जल्दी जल्दी रिव्यू करते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसकी? कह रहा है एलिमेंट हैविंग हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हैव लो रिएक्टिविटी। जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी रिएक्टिविटी लो होगी। फिर क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस मोर ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए पीरियड इन कंपैरिजन टू पीरियड। ग्रुप में ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, ग्रुप में चेंजेस ज़्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू ए पीरियड। देयरफॉर reactivity of the metal increases and the atom forms cation down the group more easily. दूसरा क्या बोल रहा है? The element having low value of IP readily lose electron and behave like good reducing agent. कौन कौन सी हैं ये? alkali metals and alkali earth metals. फिर क्या बोल रहा है? The elements having low value of ionization readily lose electron and exhibit greater metallic property. इसलिए क्या होता है? alkali metal का जो lower end of alkali metals और alkali earth metals हैं, they are strong metallic properties. The elements having low value of IP readily lose electron and such basic property also there more. तो ये सारे पॉइंट आपने मेमोराइज करने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेमोराइज ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है बेटे। अब क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर चार्ज को दोबारा चेक करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर शेल्स आर फर्मली हेल्ड एंड सो ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। अगर न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, इलेक्ट्रॉन बड़े फर्मली बाउंड होंगे न्यूक्लियस से, उतना ही निकालना उसको मुश्किल हो जाएगा। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज एज वी मूव अलोंग द पीरियड। एक्सेप्शनल केस क्या है? नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, बेरिलियम हैज मोर देन बोरोन। ये एक्सेप्शनल केस हैं। बेरिलियम मोर देन बोरोन एंड नाइट्रोजन मोर देन ऑक्सीजन, ये एक्सेप्शन केस है। क्या ये? उसका साइज पे क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज द साइज इंक्रीजेस। As the distance of outermost electron and nucleus increases, it is easy, so attractive force decreases. As a result, outer electrons are held less firmly, so lesser amount of energy is required to knock out the electrons. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पेनिट्रेशन पावर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। In case of multi-electron system, the electron of the s orbital has the maximum probability of being found near to the nucleus. ठीक है बेटे? This probability goes on decreasing p, d, f orbitals of the same shell. So 2s will be closer to 2p, 3s will be closer to 3p, 3p will be closer to 3d, 4s will be closer to 4p, 4p will be closer to 4d, 4d will be closer to 4f. Simple rule है SPDF. If the penetrating power of electron is more, it will be closer to the nucleus and hence the electrons are firmly held by the nucleus. Therefore, the ionization enthalpy will be high. Ionization enthalpy increases with the increase in penetration power.
So enthalpy required to knock out s electron is more than p electron of the same shell. क्लियर आपको ये बात? ये छोटे पॉइंट हैं जो आपने यहाँ पर याद रखने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, कह रहा है फर्स्ट आईपी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम ड्यू टू व्हाट? पेनिट्रेशन पावर। कह रहा है एल्यूमिनियम में क्या है, 1s 3p1 में इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम में 3s2 में है, तो क्या होगा? वी हैव टू रिमूव s इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम एनर्जी शेल टू प्रोड्यूस Mg+1 since the energy required to remove p electron is lower than to knock out s electron. Therefore the first IP of aluminium is lower than that of magnesium. ठीक है बेटा कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना है। नेक्स्ट क्या है? शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द enthalpy required decreases. In multi-electron atom, the electron in the valence shell experience an attractive force from the nucleus and a repulsive force from the electron in the inner shell. This attractive force exerts nucleus. The valence electron is somewhat reduced by repulsive interaction present in the inner shell. जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, बीइंग सिमिलर इन चार्ज। तो आपको वो शील्डिंग इफेक्ट माइनस करना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वीडियो को चेक कीजिए, स्लेटर रूल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट और द शील्डिंग इफेक्ट। कह रहे हैं एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनका काम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बचाना, लेकिन अगर वो खुद आपस में रिपल्शन करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो प्रोटेक्ट करना बंद कर देंगे। इसी को बोलते हैं पोर शील्डिंग इफेक्ट। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एक्सपीरियंस एंड अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड रिपल्सिव फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल। द अट्रैक्टिव फोर्स बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज समवट रिड्यूस्ड बाय द रिपल्सिव फोर्स बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल. The valence shell electron do not feel the full charge of the nucleus. The actual charge felt by the valence electron is called effective nuclear charge. तो ये मैंने आपको स्लेटर रूल में बताया हुआ है, Z effective is equal to Z minus sigma. तो सिग्मा निकालने के रूल्स हैं, वो आप जाके वीडियो में दोबारा चेक कर लीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया आपको ये बात? वो कह रहा है ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल लार्जर विल बी द स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अच्छे ढंग से पढ़ना है आपको। एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, सो आईपी वैल्यू डिक्रीजेस। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अक्रॉस द पीरियड आईपी वैल्यू इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप आईपी वैल्यू डिक्रीज करती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ एलिमेंट कम्स आफ्टर 4f एंड 5f, बिकॉज 4f एंड 5f इलेक्ट्रॉन दे गिव वेरी पुअर शील्डिंग टू। उसी क्वेश्चन में दोबारा देखिए, बेरिलियम में 2s2 हायर आईपी वैल्यू है देन बोरोन बिकॉज बेरिलियम हैज फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। मैग्नीशियम में भी 3s2 है, हैज हायर आईपी देन एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड। फिर क्या है यहाँ पे, ये हाफ फिल्ड है नाइट्रोजन में, हैज हायर आईपी देन ऑक्सीजन दैट इज पार्शली फिल्ड। नाइट्रोजन कंटेन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल विच गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सेम होगा फास्फोरस के लिए, फास्फोरस हैज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, so its ionization enthalpy is higher than that of sulfur. Noble gases have highest ionization enthalpy. Noble gases reactively unreactive होती हैं क्योंकि उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कंप्लीट होता है। हाईएस्ट आईपी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। आयोनाइजेशन enthalpy of neon is more than that of any element of the second period. This is due to the fact that NS2-NP2 arrangement which occurs in noble gases is highly stable
and hence large amount of energy is required to excite the electron from the stable arrangement of noble gases। अब हम इसको सम करते हैं। सम अप करने के लिए क्या चाहिए हमें? अब हम इस पर्टिकुलर आयोनेशन एंथैल्पी कॉन्सेप्ट को सम अप करते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, आईपी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी, और अगर लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और आईपी वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो अक्रॉस द पीरियड आईपी इंक्रीजेज, डाउन द ग्रुप आईपी डिक्रीजेज। बीच में जो पर्टिकुलर केसेस हैं उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज़ गो थ्रू देम।